हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर से मैं विजय एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडुएन पे। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सभी को फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, कह रहा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो एम्ब्रियो सैक है इस एम्ब्रियो सैक से क्या रिप्रेजेंट, ये एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है, हमें पता है एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट मेगा गैमेटोफाइट। ये मेगा गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या होता है, एक फीमेल गैमेट होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स, नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 और 400 सीड्स। आपको सीड्स बनाने हैं 200 या 400, तो इन सीड्स को बनाने के लिए कितनी म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी म्योसिस जरूरी है। तो देखो जी, हमें एक बात पता है कि जब म्योसिस होती है तो यहां अलग अलग कंडीशन है। अगर हम बात करें म्योसिस के केस में पोलन गेन के लिए, जब पोलन गेन फॉर्म होते हैं या मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं तो उस केस में म्योसिस के बाद 4 पोलन गेन बनते हैं और ये चारों ही क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें इन केस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहां पे एक मेगास्पोर्म मदर सेल से एक एम्ब्रियो सैक बनता है, तो इस केस में एक जो है फीमेल गैमेटोफाइट बनता है यहाँ पे। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आपको 200 सीड्स बनाने हैं, तो हमें एक बात पता है कि जी सीड्स तो तभी बनते हैं जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, जब पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक फ्यूज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सीड्स बनेगा। तो अगर मुझे 200 सीड्स बनाने हैं तो उस केस में 200 क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स, और 200 ही क्या चाहिए आपको, एम्ब्रियो सैक। बट कंडीशन क्या है कि अगर म्योसिस होती है तो एक बार में 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। तो अगर मुझे 200 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं तो जाहिर सी बात है जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, अगर एक बार म्योसिस होती है तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। और मुझे अगर 200 सीड बनाने हैं या 400 सीड बनाने, पहले अगर मैं 200 की बात करूं, तो अगर मुझे 200 सीड बनाने हैं तो जाहिर सी बात है 200 पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। तो ये सीधा कितने टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ 50 टाइम्स है तो यहाँ भी म्योसिस कितनी बार होगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी अगर मुझे 200 पोलन ग्रेन्स 200 सीड बनाने हैं तो उस केस में 200 पोलन ग्रेन बनाने के लिए जो म्योसिस होगी वो 50 बार होगी इन केस ऑफ पोलन ग्रेन। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो सैक की फीमेल गैमेटोफाइट के लिए, तो ये भी मुझे 200 ही चाहिए। तो यहाँ तो एक बार में एक बन रहा है, मतलब टोटल डिविजन्स कितने होंगी, 200 हो जाएंगी। तो इस केस में 200 डिविजन्स तो फीमेल गैमेटोफाइट की होंगी और 50 बार म्योसिस होगी यहाँ पे पोलन ग्रेन के लिए, तो टोटल हो जाएगा 250। यानी अगर मुझे 200 सीड बनाने हैं तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ म्योसिस होगी वो होगी 250, जिसमें से 200 जो म्योसिस है वो होगी फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, वहीं 50 टाइम जो म्योसिस होगी वो होगी पोलन ग्रेन्स को बनाने के लिए। सेम, तो इस केस में जो ऑप्शन आप देख सकते हो ऑप्शन एक ही है, डी ऑप्शन। आगे सोल्व ही नहीं करना, 250 अपॉन में 500। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल इज स्ट्रेट विद फनिकल्स, एम्ब्रियो सैक, चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं एक ऐसा ओव्यूल जिसमें ये सारी ही चीजें एक स्ट्रेट लाइन में लाई करती है, और इस टाइप के ओव्यूल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, तो ऐसा ओव्यूल जिसमें सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में होता है वो होता है बेसिकली ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारे पास, म्योसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग सेल्स। कह रहा है म्योसिस जो है इन चारों में से किस टाइप की सेल्स में ऑब्जर्व होती है। तो म्योसिस जो है, अब यहां देखेंगे सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, क्या एपिकल मेरिस्टेम में म्योसिस होती है, नहीं होती। सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम नहीं होती। माइक्रोस्पोर्स एंड एंथ्रेबोल यहां भी नहीं होती। लेकिन माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन्स। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन्हें बनाने के लिए क्या होती है, म्योसिस होती है। तो आपसे पूछा कि बताइए म्योसिस को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप किस में ऑब्जर्व करेंगे, तो म्योसिस आपको दिखेगी माइक्रोस्पोरोसाइट्स के केस में, क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, और जब पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं तो वहीं क्या होती है, म्योसिस। तो अगर आपको म्योसिस ऑब्जर्व करना है तो आप उसे कहाँ देखेंगे, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स की फॉर्मेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द ऑड वन। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इन चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो इन चारों में से अलग होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूसिलस। एक्चुअल में न्यूसिलस है क्या, तो ये आपको जो है न्यूसिलस आपको मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर। न्यूसिलस एनाट्रोपस ओव्यूल में मिलेगा। माइक्रोपाइल भी क्या है, ओपनिंग होती है, ठीक है। एम्ब्रियोसैक क्या होता है, ये भी आपको ओव्यूल के अंदर मिलेगा। तो ये तीनों ही पोर्शन तो क्या है, आपस में रिलेटेड है, बट पोलन ग्रेन क्या इन तीनों में से अलग है। तो पोलन ग्रेन ही क्या है, आपका ऑड वन है, ऑड ऑप्शन है जो इन चारों से मैच नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला है पॉलिनेशन अकर्स इन। कह रहा आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे और आपसे बोला गया है इन चारों में से किस में आपको पॉलिनेशन मिलेगा। तो अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखिए, कहता है पॉलिनेशन किस में मिलेगा। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉलिनेशन होता है क्या है, तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। जब हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब इन चारों में से आप ये देखिए केवल ये 2 ऐसी कंडीशन है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, यही एक ऐसे कंडीशन है जहां पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। तो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स केवल किसमें बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। बाकी इन सभी में चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो टेडोफाइट्स हो, चाहे वो फंजाई हो, इन सभी में किसी में भी पोलन ग्रेन्स फॉर्म ही नहीं होते। तो जहां पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी जाहिर सी बात है पॉलिनेशन भी वहीं होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज। कह रहे जब पोलन ट्यूब एंटर करता है किसी भी एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो ओपनिंग जो होती है, जो हमने डिस्कस भी कर रखा है, अगर हम एक ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं, ये एक ओव्यूल का डायग्राम होता है हमारे पास, ठीक है जी, ये एक ओव्यूल का डायग्राम होता है। अब यहां पे हमने डिस्कस कर रखा है जो पोलन ट्यूब एंटर करती है जनरली वो कहां से एंटर करती है, इस माइक्रोपाइल एंड से। ये जो एंड होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं जी माइक्रोपाइल। अब हो कह रहा है इस माइक्रोपाइल से क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब एंटर कर रही है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। यहां से होता है ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें एंटर करेगी। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी पोरोगैमी। यानी याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पोरोगैमी क्या है, तो पोरोगैमी के केस में जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। ऐसी 2 वर्ड और है, 2 डेफिनेशन और हमें यहां समझनी है। एक होता है जी चलाजोगैमी। चलाजोगैमी के केस में क्या कंडीशन आती है कि चलाजोगैमी जो होता है इस केस में भी पोलन ट्यूब एंटर करती है, बट कौन से एंड से, तो चलाजल एंड से। यहां पे होता है चलाजल एंड। तो जब पोलन ट्यूब एंटर करती है चलाजल एंड से, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजल एंड, तो उसे हम कहते हैं चलाजोगैमी। ऐसी इसमें एक टर्म और आती है, दैट इज नोन एज मेजोगैमी। मेजोगैमी क्या है, जब पोलन ट्यूब एंटर्स करती है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू फनिकल और इंटेगुमेंट्स। तो ये 3 टर्म है हमारे पास, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मेजोगैमी। पोरोगैमी के केस में पोलन ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है माइक्रोपाइल से। वहीं अगर हम बात करें चलाजोगैमी, तो उस केस में जो पोलन ट्यूब एंटर करती है वो एंटर करती है चलाजल एंड से। और अगर हम बात करें मेजोगैमी की, तो मेजोगैमी के केस में जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर्स करती है थ्रू फनिकल और इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 वर्ड याद रखेंगे, 3 टर्म्स है जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1990 का, वैसे तो बहुत पुराना है। कह रहा है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो फीमेल गैमेटोफाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सेक्स से। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर नोट करते रहेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स या मोनोकोट इज। अब आपसे पूछा जी मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म का, उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर। क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम तो वो है जहां माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। न्यूक्लियस तो लेयर होती है इनसाइड दी ओव्यूल, और स्टेमन आपको पता ही पार्ट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इन चारों स्टेटमेंट में आपसे गैमेट्स और स्पोर्स के बारे में पूछा गया है। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि जो गैमेट्स होते हैं ये ऑलवेज, या आप इसे कह सकते हो इनवेरिएबली, मतलब जो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये ट्रू हमेशा ही होगा, इनवेरिएबली हैप्लॉइड। जो गैमेट्स होते हैं वो विदाउट किसी वेरिएशन के हमेशा कैसे मिलेंगे आपको, हैप्लॉइड कंडीशन में। वहीं अगर हम बात करें स्पोर्स की, तो स्पोर्स की 2 कंडीशंस पॉसिबल होती है। स्पोर्स हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो स्पोर्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों मिलेंगे आपको। गैमेट्स हमेशा या इनवेरिएबली विदाउट किसी वेरिएशन के हमेशा कैसे मिलेंगे, हैप्लॉइड। तो ये वर्ड आपको याद रखने 2 टर्म्स है। चलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या रखा है, गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है। गैमेट्स बिना किसी वेरिएशन के आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में मिलेंगे। अगला है स्पोर्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गलत है जी। क्यों? क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं, इसीलिए। अगला ऑप्शन है गैमेट्स आर जनरली, जनरली का मतलब होता है कुछ वेरिएशन के साथ, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी बताया आपको कि गैमेट्स इनवेरिएबली यानी हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन भी बाहर हो गया। डी ऑप्शन क्या है, बोथ स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गलत है। क्यों? क्योंकि इस केस में स्पोर्स जो है वो दोनों कंडीशन मिलेंगे, हाँ, लेकिन गैमेट्स जो है वो इनवेरिएबली हैप्लॉइड हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा, गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है जी, आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट अ नॉर्मल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म्ड। कह रहा है आपके पास एक पोलन गेन है, इस पोलन गेन में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो हमारे पास 2 टाइप की सेल है। अब लॉजिक क्या है, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इनके पास फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और जो जनरेटिव सेल है यहां से बनते 2 मेल गैमेट जो आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन को कॉज करेंगे। अब जो वेजिटेटिव सेल है, एक तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है क्या, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी हमने क्या किया, इस जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट फिर भी एक नॉर्मल पोलन ट्यूब बन रही है। क्यों? क्योंकि इस केस में वेजिटेटिव सेल जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का ही मेन काम क्या होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म करना। तो इस केस में जब आपने जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो भी आपके पास जो वेजिटेटिव सेल है वो स्टिल अलाइव है, उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, इसीलिए आपकी जो पोलन ट्यूब है वो अभी भी फॉर्म हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट्स और 100 ग्रेन्स ऑफ व्हीट इज। फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको जाइगोट बनाना है। तो जाइगोट बनाने की सिंपल कंडीशन है कि आपके पास पोलन गेन भी चाहिए और एम्ब्रियो सैक भी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हमें यहाँ जाइगोट चाहिए वो 100 चाहिए, तो 100 जाइगोट चाहिए, तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो सैक भी कितने होने चाहिए, 100, और पोलन गेन भी कितने होने चाहिए, 100। अब हमें एक बात पता है कि अगर एक बार मियोसिस होती है तो 4 पोलन गेन बनते हैं, बट मुझे कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो ऐसे कितनी मियोसिस करनी पड़ेगी, तो देख लो जी 4 से 100 हो गया सीधा। 4 अगर एक बार मियोसिस होती है तो 4 पोलन गेन, लेकिन हमें कितने चाहिए, 100, तो कितने टाइम्स हो गया, 25 टाइम्स हो गया ये। तो सेम इसका भी क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 मियोसिस हो जाएगी। अगर मुझे 100 पोलन गेन चाहिए, तो पोलन गेन अगर मुझे 100 चाहिए तो मियोसिस कितनी होगी, 50। सेम वैसा ही लेकिन एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक बार अगर मियोसिस होती है तो 1 से 1 एम्ब्रियो सैक बनता है। यहाँ हमें 100 चाहिए तो इसका 100 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। तो इस केस में जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, यहाँ पे जब मियोसिस होगी तो यहाँ 100 बार होगी मियोसिस, 100 टाइम्स मियोसिस करानी पड़ेगी, तब जाके आपके पास 100, आप ये कह सकते हो कि 100 बार मियोसिस तो 100 एम्ब्रियो सैक फॉर्म होंगे। लेकिन जब पोलन गेन की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस केवल कितनी होगी, 25। तो टोटल मुझे अगर 100 जाइगोट बनाने हैं तो 25 तो मियोसिस पोलन गेन्स के केस में होगी और 100 मियोसिस एम्ब्रियो सैक की। तो इस केस में टोटल जो होगी वो हो जाएगी 125 मियोसिस। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मियोसिस होगी वो होगी 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
अगला क्वेश्चन है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट। कह रहा है जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का, वो कौन सी कंडीशन पे रिलीज होता है। तो हमने पढ़ा है जनरली क्या होता है, 2 सेल स्टेज पे होते हैं, बट अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ 2 सेल स्टेज है ही नहीं। तो एक और कंडीशन होती है 3 सेल की। 3 सेल में क्या होता है कि आपके पास जो पोलर गेन है या जो मेल गैमेटोफाइट होगा, यहाँ पे आपके पास बेसिकली 2 मेल गैमेट फॉर्म हो चुके होंगे। जो जनरेटिव सेल है आपके पास, जनरेटिव सेल, इससे कितने मेल गैमेट बन जाएंगे जी, 2। इससे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स। और यहां पे ऊपर होता है जी वेजिटेटिव सेल। तो इस केस में टोटल जो सेल होगी आपके पास पोलर गेन्स के अंदर या मेल गैमेटोफाइट में, वो होती है 3 सेल। 2 तो आपके पास जनरेटिव सेल और 1 सेल होती है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी पोलर गेन्स में, 3 सेल पोलर गेन्स जो है इसकी फॉर्म में ही आपके पास जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक सिक्वेंशियली आर। अब आपके पास यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, उन सीक्वेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीक्वेंस इस ऑर्डर में, पहले हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो आपको चेक करना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। चलिए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सिनर्जिड सेल, ये हैप्लॉइड होता है, इसकी प्लॉइडी n होती है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसकी प्लॉइडी 2n होती है, डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है कब, जब ये ट्रिप्लॉइड हो। तो ये तो पहला ऑप्शन ही हो गया हमारा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट, जो मेल गैमेट डिस्चार्ज हो रहा है सिनर्जिड के थ्रू, उसका मेल जो उसका फंक्शन है वो क्या है। अब देखो जी, तो हमें पता है कि जब मेल गैमेट रिलीज होता है तो इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। एक जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ और क्या बनाता है, जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमेट होता है ये फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ और बनाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियाई होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो ये बेसिक कंडीशन है। आपसे पूछा है कि मेल गैमेट का क्या फेट होगा, क्या काम करेगा। तो एक तो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है वैसे तो, और दूसरा के साथ फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगले ऑप्शन देखो जी, क्या देखा, बी ऑप्शन से देखने नहीं चाहिए लेकिन फिर देखते हैं हम। 1 फ्यूजेस विद एग, अदर डिजनरेट इन दिस सिनर्जिड, बिल्कुल गलत है जी। दूसरा ऑल फ्यूजेस विद एग, ये भी गलत है। 1 फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज। अब देखो जी, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में 2 चीज आती है, एक तो आती है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के जो प्रोसेस बनती है दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन क्या है जी, हमने पढ़ा हुआ है कि यहां पे जो सिनगैमी है, इस सिनगैमी का मतलब क्या होता है। सिनगैमी का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा, जब मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, एग सेल के साथ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो जब हमारे पास सेंट्रल जो सेल का जो न्यूक्लियाई होता है, या जिसे आप कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई जो होता है, डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है किसके साथ, जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो दोनों प्रोसेस, एक तरफ सिनगैमी जिसमें मेल गैमेट और एग सेल इन्वॉल्व है, और एक तरफ ट्रिपल फ्यूजन जिसमें डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट इन्वॉल्व है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस, एक सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखना ही नहीं आपको, ऐसे क्वेश्चंस को आप केवल चुटकियों में सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। अब डबल फर्टिलाइजेशन कौन शो करेगा, तो जी हमें पढ़ा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में।
एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है जी, डबल फर्टिलाइजेशन शो होता है। अभी हम जो भी ये पढ़ रहे हैं सब कुछ किसके अंदर है, ये एंजियोस्पर्म की ही बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपके पास चार स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे ये पूछा गया इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, व्हेन पोलन इज सेड एट टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। गलत बात है जी। कह रहा है अगर पोलन गेंस दो सेल की स्टेज में रिलीज हो जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं। हमने पढ़ा है कि जब पोलन गेन टू सेल की स्टेज में रिलीज होता है तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जब पोलन ट्यूब बनती है तो उस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के टाइम पे होता क्या है, जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल होता है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट बनाता है, टू मेल गैमेट फॉर्म करता है। और ये जो टू मेल गैमेट्स बनते हैं इसमें से एक फ्यूज करता है एग सेल के साथ, दूसरा फ्यूज करता है डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया के साथ, तो वहां तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो गलत कह रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, रॉन्ग ही बतानी थी आपको, ये आंसर है आपके पास। बाकी तो देखिए अगला पढ़ लेते हैं। कह रहा है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। बिल्कुल सही बात है कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो जनरेटिव सेल से बड़ी होती है। अगला है पोलन गेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ। ये भी बिल्कुल सही बात है कि कुछ प्लांट्स के जो पोलन गेन्स होते हैं वो महीनों तक वाइबल रहते हैं। इसके साथ डी ऑप्शन क्या है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि इनर लेयर है और पोलन गेन की जो इनर लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, और जो आउटर लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो इस केस में आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो ए ही थी, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। अब आपसे पूछा है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स में से किस सेल के थ्रू आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है। तो हमने पढ़ा है जी, यहाँ नीचे होते हैं सिनर्जिड सेल्स, यहाँ एग सेल, ऊपर तीन सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब जो पोलन ट्यूब एंटर करती है वो इन दोनों ही सिनर्जिड सेल, दोनों सिनर्जिड सेल में से किसी एक सिनर्जिड सेल से एंटर करती है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जिस भी सिनर्जिड सेल से पोलन ट्यूब एंटर करती है उस सिनर्जिड सेल को स्पेशल नाम दिया जाता है क्या, डीजनरेटिव सिनर्जिड कह लीजिए आप। तो बेसिकली लॉजिक क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो पोलन ट्यूब एंटर करती है वो सिनर्जिड सेल से एंटर करती है, और जिस सिनर्जिड सेल से पोलन ट्यूब एंटर करती है वो सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, इसीलिए उस सिनर्जिड का नाम होता है डीजनरेटिव सिनर्जिड। अब ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए उसमें क्या रखा है, एग सेल से एंटर करते हैं, गलत है। परसिस्टेंट सिनर्जिड बिल्कुल गलत है। डीजनरेटेड सिनर्जिड बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जहां से भी पोलन ट्यूब एंटर करेगी वो सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, और इस केस में हम उस सिनर्जिड का नाम रखते हैं डीजनरेटेड सिनर्जिड। तो ऑप्शन कौन सा सही है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू। कह रहा है एंजियोस्पर्म के केस में जो पोलन ट्यूब है वो अपना मेल गैमेट कहाँ लिबरेट करता है। तो लॉजिक याद रखेंगे कि जो पोलन ट्यूब है वो कभी भी एंट्री तो करता नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सिनर्जिड से एंटर करके आगे चले, नहीं, वो अपने जो भी चीज़ कैरी करके लेके आएगा मेल गैमेट पोलन ट्यूब वो सिनर्जिड सेल के पास ड्रॉप करता है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि जो भी पोलन ट्यूब अपना जो भी मेल गैमेट लेके आता है वो उसे कहाँ रिलीज करता है, सिनर्जिड के पास। उसके आगे पोलन ट्यूब एंटर नहीं करता, उसके आगे पोलन ट्यूब मूव नहीं करता, सिनर्जिड तक ही पोलन ट्यूब आता है, और उसके बाद सिनर्जिड के पास वो मेल गैमेट को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इस केस में जो पोलन ट्यूब जो भी रिलीज करेगा मेल गैमेट को वो कहाँ रिलीज करेगा, सिनर्जिड के पास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय। कह रहे जो एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के केस में वो कैसे बनता है। तो एंडोस्पर्म बनाने के लिए हम कहते हैं पीईएन, एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, पीईएन भी कह देते हैं, पीईएन। इसका मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कहता है इस पीईएन को बनाने के केस में लॉजिक क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां क्या होता है, जो पीईएन बनता है इस केस में डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्लस में मेल गैमेट ये फ्यूज करते हैं।
तो जाके आपका क्या बनता है, PEN बनता है। तो अब देखिए जो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई होता है, यहाँ दो होते हैं, देखो जी ऑप्शन क्या रखा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई ए ऑप्शन में एंड 1 मेल गैमेट, यही आंसर आपका। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 1 मेल गैमेट होता है। बी ऑप्शन देखो क्या रखा है, 1 पोलर न्यूक्लियाई 1 मेल गैमेट, गलत है ऑप्शन। ओवम एंड मेल गैमेट ये भी गलत है। 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमेट ये भी गलत है। तो केवल यहाँ पे जो PEN बनता है या जो एंडोस्पर्म बनता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 1 मेल गैमेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इस डबल फर्टिलाइजेशन का रोल क्या है, इस डबल फर्टिलाइजेशन की लॉजिक क्या है या होता क्यों है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसका पर्पज क्या है, मेन पर्पज होता है एंडोस्पर्म को बनाना। डबल फर्टिलाइजेशन का मेन पर्पज होता है एंडोस्पर्म को बनाना, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है इसके पास क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल होगा, जो ये आगे किसको ट्रांसफर करेगा, एम्ब्रियो को, जो सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोस्पर्म बनाना ही हमारा मेन पर्पस होता है इस केस में, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, बाकी देखो कोटलिडन्स नहीं है, एंडोकार्प नहीं, इंटेगुमेंट्स भी नहीं। इंटेगुमेंट्स तो ओव्यूल की बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। तो मेन पर्पस होता है हमारा एंडोस्पर्म को फॉर्म करना। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हमने पढ़ा था, ऐसे ही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको मिलता है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं आपको उन्हीं में क्या मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है बेसिकली एंजियोस्पर्म से मिलता है। और एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या मिलेगा आपको, फ्लावर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो ये आपको उन्हीं में ही देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ। अब देखो जी फिर से क्वेश्चन आ गया, डबल फर्टिलाइजेशन जो है किसका फ्यूजन होता है। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो जी डबल फर्टिलाइजेशन के केस में मैंने बताया था कि एक तो बनता है आपके पास सिनगेमी। सिनगेमी के केस में क्या होता है कि एक तो मेल गैमिट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एक तो होता है मेल गैमिट और जो दूसरा होता है सिनगेमी के केस में वो होता है एग सेल। वहीं अगर बात करें जो दूसरा फ्यूजन, एक तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन में पहला फ्यूजन, जो दूसरा फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन जो दूसरा होता है, दूसरा जो इस केस में आता है वो आता है आपके पास, उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो जो ट्रिपल फ्यूजन है यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन है, एक तो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ भी क्या फ्यूज करता है, मेल गैमेट। तो ये दोनों ही जो मिला, जब ये दोनों प्रोसेस होती है, इसमें एक सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन आता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, 1 मेल गैमेट, तो 2x, फ्यूजन ऑफ 2x गलत है, 2x एंड पोलर न्यूक्लियर विद पोलर न्यूक्लियर ये भी गलत है। 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर विद सिनर्जिड ये भी गलत है। 1 मेल गैमेट विद एग ये हो गया जी आपका सिनगेमी, ये सही है। अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस ये भी सही है जी। ठीक है, यहाँ देखो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इस केस में, तो इस केस को अगर आप देखें तो इस केस में बेसिकली लॉजिक क्या है, सिनगेमी है आपके पास जो ये रहा, दूसरा आपके पास ट्रिपल फ्यूजन है जो ये कंडीशन है। तो इस केस में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ये दोनों इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिनगेमी मीन्स, देखो सिनगेमी का मतलब क्या है। अभी हमने बात की थी सिनगेमी का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पे एक तरफ तो मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, मेल गैमेट, और साथ ही साथ क्या होता है एग सेल। तो एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड सिनगेमी। तो सिनगेमी में क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिनगेमी में बेसिकली क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यही है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं है, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर स्पोर्स, स्पोर्स तो है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब आपको देखने हैं इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो हैप्लॉइड होता है। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो कंडीशन होती है ये होती है 2n जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड, और एंटीपोडल सेल ये होती है हैप्लॉइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों ही पेयर हैप्लॉइड चाहिए। अगला एंटीपोडल सेल और एग सेल।
एग सेल भी हैप्लॉइड होता है और एंटीपोडल सेल भी क्या होता है, हैप्लॉइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या एंटीपोडल सेल और मेगास्पोर मदर सेल, नहीं जी, ये तो 2n होता है, और इस मेगास्पोर मदर सेल तो क्या, मेगास्पोर मदर सेल से ही तो क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन न्यूक्लियस फिर से गलत है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलिए, ये बहुत ही इजी, बहुत ही हलवे क्वेश्चन से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय। जो डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूजन, ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये था हमारे पास नवा सचिन एंड ग्यूगनार्ड। ये दो साइंटिस्ट है आपके पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। क्या जो सीड कोट है, ये जो सीड कोट है, ये थिन मेम्ब्रेनस की फॉर्म में आपको मिलेगी, किस केस में, ये आपको बताना है। जो सीड कोट है इज नॉट थिन मेम्ब्रेन, सॉरी, जो सीड कोट है, सीड कोट एक्चुअल में क्या है, देखो जी, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है जो सीड कोट होती है वो थिन नहीं है, इज नॉट थिन, थिन नहीं है। थिन मतलब पतली नहीं होगी। सीड कोट क्या होता है, सीड के बाहर की कवरिंग होती है। तो कहता है जी ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सीड कोट थिन नहीं होती, मतलब थिक फॉर्म में मिलेगी, बहुत ही हार्ड होगी। तो आप सभी को पता है जी, इसमें कोकोनट है ना, जैसे आपने पढ़ा भी होगा हार्ड हिटिंग पांड्या, है ना, सेम वैसा ही लॉजिक है यहाँ पे कि जो सीड कोट है कैसी होती है, थिन नहीं होती, इसका मतलब थिक होती है, हार्ड होती है, और हार्ड किस में होती है, कोकोनट में, ये आपने देखा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। कह रहा है जी पेरिस्पर्म जो होता है वो डिफर्स करता है एंडोस्पर्म से। अब क्वेश्चन क्या है जी, पहले से समझ लेते हैं। पेरिस्पर्म का मतलब होता है कि ऐसे सीड जिनके पास न्यूक्लियस स्टिल रिमेन्स प्रेजेंट। ये सीड्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की लेयर जो होती है वो अभी भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस की लेयर्स, उसे हम कहते हैं बेसिकली पेरिस्पर्म। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए जी क्या कह रखा है, जो पेरिस्पर्म है ये न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस की जो लेयर होती है वो कौन सी कंडीशन में होती है, 2n की कंडीशन में होती है, डिप्लॉयड कंडीशन में। अब कह रहे जी पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, किस केस में, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होती है, और जो एंडोस्पर्म होता है इसकी हमने पढ़ी थी कंडीशन, तो ये होता है 3n। क्योंकि एंडोस्पर्म बनता कैसे है, जब एंडोस्पर्म में दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस में मेल गैमेट, जब ये फ्यूज करते हैं तो जाके आपके पास कंडीशन कौन सी आती है, 3n की कंडीशन, ट्रिप्लॉइड कंडीशन। तो इसने पूछा पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म डिफर करते हैं, तो पेरिस्पर्म डिफर कैसे करता है एंडोस्पर्म से, क्योंकि पेरिस्पर्म एक डिप्लॉइड कंडीशन में है। वहीं अगर हम बात करें एंडोस्पर्म जो कौन सी कंडीशन में होता है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। अब क्वेश्चन क्या है, जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए कि एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब क्या है। एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब होता है जी ऐसे सीड जिसके अंदर आपको एंडोस्पर्म मिलता है परसिस्टेंट, एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्टेंट। अब इसका लॉजिक है, देखो जी सीड के दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म बचा हो। दूसरा ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना बचा हो, उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है जी, तो ये दो बातें याद रखनी है आपको। एक है आपके पास कि सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास एंडोस्पर्मिक सीड होगा, एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म बचा होगा, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। तो आपसे बोला है जी एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। अब यहां बात कर रहा है एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में। तो जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनके केसेस में जो फूड मटेरियल होता है वो कहाँ रिजर्व होता है, एंडोस्पर्म में, क्योंकि यही तो क्या है, फूड मटेरियल होगा। ठीक है, तो जो कि क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय। कह रहा कि जो सीड है वो वायबल है या नहीं, उसे कैसे टेस्ट करते हैं। तो देखो जी वायबिलिटी को टेस्ट करने के दो अलग अलग कंडीशंस होती है। कहता है किसी भी सीड के वायबिलिटी या होने या ना होने का क्या मतलब है। तो वायबल का मतलब है, देखो जी वायबल कैसे टेस्ट करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है
कि अगर कोई भी सीड जर्मिनेट कर सकता है या फिर पोलन ट्यूब बना सकता है, तो इस केस में अगर कोई भी सीड आपके पास जर्मिनेट कर जाए या पोलन ट्यूब फॉर्म कर सकता है, तो उस केस में वो सीड कैसा होगा? वायबल। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वायबल सीड होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। जो भी सीड वायबल होते हैं उनकी दूसरी खास बात होती है रेस्पिरेशन करना। अब इस केस में इसे चेक करने के दो तरीके वायबिलिटी को, तो यहां जो हम तरीका यूज कर रहे हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो ये होता है, जिसे हम कहते हैं 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। कहते हैं ये जो कंपाउंड होता है ये जनरली कैसा होता है? कलरलेस। अब ये इन जनरल कैसा फॉर्म में होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप कोई भी सीड डालते हैं और अगर वो सीड वाइबल फॉर्म में हुआ, अगर वो सीड वाइबल फॉर्म में हुआ, तो वाइबल सीड क्या करता है जी? जो वाइबल सीड होता है, जो वाइबल सीड होता है वो क्या करता है? इस कलरलेस सॉल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपके पास कोई सीड गिवन है, उसे आप इस सॉल्यूशन में डालते हैं और अगर वो सीड वाइबल हुआ, तो जो उसका कलरलेस सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर में। और अगर आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब सीड कैसा है? वाइबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ। क्या है? दो प्लांट को हम सेम स्पीसीज से बिलोंग कह सकते हैं कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं कब? तो इसकी एक कंडीशन है। कहता है जी अगर कोई भी प्लांट सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? अगर वो दो प्लांट, कोई भी प्लांट हो सकते हैं, कोई से भी दो, अगर वो दोनों प्लांट सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो उनके जो पोलर ग्रेन्स होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी पोलर ग्रांस सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है तो जो सेम स्पीसीज होते हैं, सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन, जो सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन होते हैं वो जर्मिनेट करेंगे। जो सेम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। तो अगर किसी भी डिफरेंट प्लांट के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट पे जाते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया वो जो प्लांट है वो कैसा है? सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है। तभी तो वहां पे क्या कंडीशन मिल रही है आपको? वहां पे आपको कंडीशन मिल रही है जर्मिनेशन की। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, गलत है। लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बिल्कुल गलत है। हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गलत है। कह रहा है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, बिल्कुल सही है जी। रिप्रोड्यूस करेंगे और सीड फॉर्मेशन करेंगे। वो कब होगा? जब आपके पास जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, तभी तो आपकी सीड फॉर्मेशन होगी। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सीरियल ग्रेन्स द सिंगल कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहा है जी सीरियल ग्रेन जो है, इस केस में जो एक सिंगल कोटिलिडन मिलती है इसे कौन रिप्रेजेंट करता है? तो सिंगल कोटिलिडन का मतलब है कि ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है मोनोकोट। और अगर हम बात करते हैं तो मोनोकोट के केस में जो मोनोकोट की कंडीशन होती है, मोनोकोट के केस में जो आपके पास कोटिलिडन होता है उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम, तो स्क्यूटेलम को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जी कोटिलिडन इन केस ऑफ मोनोकोट। तो आपसे ये पूछा है कि सिंगल कोटिलिडन है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसे हम कहते हैं जी स्क्यूटेलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज, एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज। कह रहा है एम्ब्रियो जो है सनफ्लावर का, उसके पास कितने कोटिलिडन होते हैं? तो सबसे पहली बात, सनफ्लावर है क्या? तो सनफ्लावर एक डाइकोटिलिडन प्लांट होता है। और डाइकोटिलिडन प्लांट का मतलब क्या है कि जो इसकी सीड होगी उसमें आपको कितने कोटिलिडन मिलेंगे? 2 कोटिलिडन्स मिलेंगे। तो आपसे ये पूछा है कि जो सनफ्लावर है उस केस में जो उसका एम्ब्रियो है उसमें कितने कोटिलिडन्स होंगे? 2। देखो जी देखते ही क्वेश्चन फिनिश है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखें इनके।
अगला क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रियो सैक अकर्स इन। अब ये एम्ब्रियो सैक आपको कहाँ मिलता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ मिलता है, ओव्यूल के अंदर। ऑब्वियसली बात, हमने डायग्राम भी देखा था। तो इस केस में देखते ही सीधा टिक कर देना है, ओव्यूल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगमैन डेवलप्स फ्रॉम। अब देखो टैगमैन क्या है, पहले तो उसको समझते हैं फिर देखेंगे टैगमैन बनता कैसे है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट है सीड कोट का। जो सीड है उसके ऊपर होती है सीड कोट, जैसे आपने चना देखो ना, चने चने के ऊपर छिलका होता है, वो सीड कोट ही होता है बेसिकली। तो जो सीड कोट है, ये सीड कोट बनती कैसे है, सीड कोट होती क्या है, पहले तो सीड के ऊपर प्रेजेंट होगी। और सीड कोट बनाने के लिए हमने पढ़ा था जो ओव्यूल होता है हमारे पास, इस ओव्यूल के ऊपर दो आउटर लेयर होती है। एक को हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स और एक को हम कहते हैं इनर इंटेगुमेंट्स। ये जो दोनों ही लेयर्स होती है ये आपको मिलेंगी ओव्यूल के अंदर। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों लेयर आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करती है, दोनों लेयर कंबाइन होके बनाती है सीड कोट। ये सीड कोट बनाती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि सीड कोट के अंदर दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो इस सीड कोट में दो लेयर है, एक आउटर एक इनर। जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं टेस्टा और इस इनर लेयर को हम कहते हैं टैगमैन। तो हमारे पास जो सीड कोट है उसमें दो लेयर है, एक टेस्टा है और एक है जी टैगमैन। तो अब इस सीड कोट में दो लेयर, एक आउटर एक इनर। अब कॉन्सेप्ट क्या, जो आउटर लेयर है वो टेस्टा है और इनर लेयर क्या टैगमैन है। अब क्वेश्चन आपसे पूछे कि टैगमैन किससे बनता है, तो अब ध्यान सुनेंगे। कहता है जो हमारे पास आउटर लेयर है वो कौन बनाता है, आउटर इंटेगुमेंट्स, जो ओव्यूल की बाहर वाली लेयर होती है। जो इनर लेयर है हमारे पास, ये इनर लेयर कौन फॉर्म करेगा, इनर लेयर फॉर्म करता है इनर इंटेगुमेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है टैगमैन डेवलप फ्रॉम। तो टैगमैन है क्या, इनर लेयर है किसकी, सीड कोट की, और इनर लेयर बनाता कौन है, इनर इंटेगुमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी, सीधा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिस्पर्म। ये देखो जी फिर से पूछ लिया पेरिस्पर्म क्या है। तो पेरिस्पर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, पेरिस्पर्म होता क्या है बेसिकली, तो ये ऐसे सीड होते हैं जिनके अंदर न्यूसिलस रिमेन्स परसिस्टेंट, जिसके अंदर ये ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ऐसी सीड्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। अब सीधा कॉन्सेप्ट देखो जी, ये रहा बी ऑप्शन, परसिस्टेंट न्यूक्लियस सॉरी परसिस्टेंट न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। अब कह रहे हैं जब सीड फॉर्मेशन होती है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए कि जो सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं हम एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस भी कह लीजिए आप, एपोमिक्सिस कह लीजिए, एपोमिक्टिक कंडीशन कह लीजिए आप। तो जब सीड फॉर्म होती है बिना फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस और एपोमिक्टिक कंडीशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से सुनेंगे जी, कहता है सीड तो बन रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रही है, इसका मतलब इसमें एग सेल का फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एग सेल जब फर्टिलाइज करेगा तो उस केस में एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो फिर फर्दर बाद में जाके सीड में कन्वर्ट होता है। तो यानी अगर यहाँ सीड बन रहे हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसका मतलब यहाँ जो सीड बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो एम्ब्रियो के बिना बन रहे हैं। अब एम्ब्रियो जो है वो बनता है किससे, एग सेल से। इसका मतलब इस केस में एग सेल इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में कौन सी सेल इन्वॉल्व हो सकती है, तो इस केस में आपके पास या तो न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर इंटेगुमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस केस में अगर एपोमिक्टिक की कंडीशन है तो उस केस में न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसी प्रोसेस के केस में। तो आपसे इसने बस केवल ये पूछा है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम कहते हैं एपोमिक्टिक। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल ये है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा दो बातें बता दी हैं। चलिए इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यूसिलर पोली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। अब देखो जी पहले इसे समझते हैं इसका मतलब क्या है। न्यूसिलर पोली एम्ब्रियोनी, न्यूसिलर का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यूसिलर का मतलब बेसिकली न्यूसिलस से,
न्यूसिलस से। न्यूसिलर का मतलब होता है बेसिकली न्यूसिलस। और अभी मैंने बताया आपको कि न्यूसिलस जो कंडीशन है, न्यूसिलस एक्चुअल होता है क्या है, बेसिकली ये ओव्यूल की एक लेयर है जो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में न्यूसिलर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो न्यूसिलस है वो इन्वॉल्व हो रही है कहीं ना कहीं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस न्यूसिलस की वजह से जो कंडीशन आ रही है, कौन सी कंडीशन आ रही है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब होता है जी बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है, न्यूसिलस। तो यानी यहाँ जो कंडीशन है वो भी एक एपोमिक्टिक कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ जो आपके पास एम्ब्रियो बन रहे हैं, हमने पढ़ा एम्ब्रियो बनता है किसकी वजह से, एक्स सेल की वजह से, बट यहाँ एक्स सेल इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कौन इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूसिलस, इसलिए इसे हम कहते हैं न्यूसिलर। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन के केस में जहां पॉली एम्ब्रियो आपको दिख रही है, इसका मतलब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, न्यूसिलस की वजह से बन रहे हैं, यानी ये भी एक एपोमिक्टिक की कंडीशन है। तो आपसे बोला है जी ये कंडीशन किस में मिलती है, तो ये आपको मिलती है सिट्रस में। सिट्रस जैसे जो भी प्लांट्स होते हैं आपको उन सभी में क्या मिलता है, ये न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। बिल्कुल सही बात है जी, इन दोनों में कॉमन क्या है, कहता है ये दोनों ही कंडीशन विदाउट फर्टिलाइजेशन है, और जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये दोनों ही किसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन क्या होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आपको कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगी, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलती। और अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिल रही तो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऐसे केसेस में क्या होता है, क्लोन फॉर्मेशन होती है। क्लोन फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर हो। तो आपसे यही पूछा है कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी, क्लोन फॉर्मेशन होगी। ऑप्शन देखिए, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट, बिल्कुल गलत है। बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बिल्कुल गलत है। बोथ अकर राउंड द ईयर, ये भी गलत है। बोथ प्रोड्यूस प्रोजनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन। देखो जी अभी मैंने बताया आपको कि इस केस में कोई वेरिएशन नहीं है, जब वेरिएशन नहीं है तो सारी कंडीशन क्या होगी, क्लोन फॉर्मेशन की। और क्लोन फॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया आपको जहां पेरेंट्स और चाइल्ड एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, बोथ प्रोड्यूस प्रोजनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। देखो जी अभी सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया यहाँ पे। इसने बोला एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बन रहा है। अब एम्ब्रियो तो बन रहा है बट एपोमिक्टिक कंडीशन है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन है। तो ये सिट्रस वाले प्लांट्स में कहाँ से अराइज होता है, तो ऑप्शन देखो जी सिनर्जिड से, बिल्कुल गलत है। एंटीपोडल सेल का नामो निशान नहीं है, डिप्लॉइड एग सेल होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यूज इन ओव्यूल। देखो जी ओव्यूल के अंदर जितनी भी टिश्यूज होती है, हमने पढ़ा भी है ओव्यूल में क्या क्या होता है, ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने पढ़ा है इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सिट्रस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूसिलर पोली एम्ब्रियोनी होती है, न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन होती है। तो इस केस में जो ऑप्शन क्या होगा, वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, अच्छा क्वेश्चन है। Current type of apomixis known as adventive embryony, embryos develop directly from। अब देखो जी एपोमिक्टिक है, अब एपोमिक्टिक का मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। हाँ जी, एपोमिक्टिक का मतलब क्या है, एपोमिक्टिक का मतलब है जी विदाउट फर्टिलाइजेशन, सारी कहानी विदाउट फर्टिलाइजेशन होगी। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि सीड तो बन रही है यहाँ पे। अब जब सीड बन रही है तो इसमें दो ही चीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, या तो न्यूसिलस की लेयर होगी जिसे हम न्यूसिलर भी कह देते हैं, न्यूसिलस कह दीजिए आप, या फिर इंटेग्यूमेंट्स होगा। तो इस केस में आपसे बोला जी इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। एम्ब्रियो जो डायरेक्टली किससे डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो डेवलप होने के दो ही कंडीशन है, या तो न्यूसिलर होगा या इंटेग्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जी तो ये आपके पास ये सारे क्वेश्चंस थे, प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को बार बार देखें, आपको यहाँ से कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं हाजिर रहूंगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जब तक हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, चलिए गुड बाय।